क्या होता है जब एक नौजवान आदर्शवादी अफसर एक ऐसे सिस्टम से टकराता है जो ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। मुंशी प्रेमचंद की कहानी नमक का दारोगा इसी एक सवाल के आसपास घूमती है। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक नैतिक दुविधा है, एक ऐसा केस स्टडी जो आज भी उतना ही सच है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने करियर की शुरुआत में सही और गलत के दोराहे पर खड़े होते हैं। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है इस हैरान कर देने वाली सलाह से, और ये शब्द किसके हैं? हमारे हीरो मुंशी वंशीधर के अपने पिता के। ये सिर्फ भ्रष्टाचार की वकालत नहीं है, ये उस पीढ़ी की सोच को दिखाता है जो शायद सिस्टम के आगे हार मान चुकी है। वो अपने बेटे को समझा रहे हैं कि देखो बेटा, महीने की तनख्वाह तो पूर्णिमा का चांद है, एक दिन दिखेगी और घट्टे घट्टे खत्म हो जाएगी। असली कमाई तो ऊपर की आय है, रिश्वत है। और बस यहीं से वंशीधर के सामने व्यक्तिगत ईमानदारी और परिवार के दबाव का पहला बड़ा संघर्ष खड़ा हो जाता है। उस वक्त का माहौल समझना भी बहुत जरूरी है। नमक का एक नया डिपार्टमेंट बना था, और भाई इसमें ऊपरी कमाई की इतनी गुंजाइश थी कि पूछो मत। आलम ये था कि बड़े बड़े वकील तक अपनी वकालत छोड़कर इस डिपार्टमेंट में दारोगा बनने के सपने देखते थे। मतलब एक ऐसी दुनिया जहां ईमानदारी को बेवकूफ़ी माना जाता था और चालाकी को कामयाबी की कुंजी। और यहीं पर हमें कहानी का असली टकराव दिखता है। एक तरफ हैं पिता जो दुनियादारी के हिसाब से एकदम प्रैक्टिकल सलाह दे रहे हैं, और दूसरी तरफ हैं उनके बेटे वंशीधर जो पढ़े लिखे हैं, आदर्शवादी हैं। उनके लिए असली दौलत पैसा नहीं बल्कि उनका धैर्य, उनकी बुद्धि और उनका आत्मसम्मान है। तो यहीं से दो अलग अलग विचारधाराओं की सीधी टक्कर शुरू होती है। तो वंशीधर क्या करते हैं? वो अपने आदर्शों का रास्ता चुनते हैं। पिता की सलाह को एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं, और अपनी काबिलियत के दम पर, मेरिट के बेस पर नमक विभाग में दारोगा का पद हासिल कर लेते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, महज 6 महीने के अंदर अपनी ईमानदारी और काम करने के तरीके से वो अपने सीनियर अफसरों के चहेते भी बन जाते हैं। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां वंशीधर की असली परीक्षा होनी थी। जरा सीन सोचिए। सर्दियों की एक रात है, यमुना नदी का किनारा, चारों तरफ सन्नाटा, लेकिन ये शांति एक बड़े तूफान से पहले की शांति है। एक ऐसा तूफान जो वंशीधर की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। वंशीधर अपनी गहरी नींद में सो रहे हैं, तभी अचानक गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाहों की आवाजें उनके कानों में पड़ती हैं। उनके दिमाग की बत्ती जलती है। भाई, इतनी रात गए नदी के पार ये गाड़ियां क्यों जा रही हैं? जरूर कुछ तो गड़बड़ है। उनका फर्ज उन्हें जगाता है और वो बिना एक पल गवाए वर्दी पहनकर घोड़े पर सवार होकर पुल की तरफ निकल पड़ते हैं। और जैसे ही वो पुल पर पहुंचते हैं, उनका शक यकीन में बदल जाता है। गाड़ियों की एक लंबी लाइन लगी है और सब में नमक के बोरे लदे हैं। मतलब खुलेआम तस्करी हो रही है। जब वो पूछते हैं कि ये गाड़ियां किसकी हैं, तो एक नाम सामने आता है। एक ऐसा नाम जिसे सुनकर उस इलाके में कोई भी काम जाए। पंडित अलोपीदीन, इलाके के सबसे अमीर, सबसे ताकतवर और सबसे इज्जतदार जमींदार। पंडित अलोपीदीन को अपनी दौलत की ताकत पर अटूट विश्वास था। वो मानते थे कि पैसा ही सब कुछ है, लक्ष्मी जी ही उनकी असली सरकार हैं। वो बड़े आत्मविश्वास के साथ वंशीधर के पास आते हैं और कहते हैं, बाबूजी, आखिर हमसे ऐसी क्या गलती हो गई कि आपने हमारी गाड़ियां रोक दी? अरे, हमारी सरकार तो आप ही हैं। ये शब्द सम्मान नहीं बल्कि दौलत का नशा दिखा रहे थे। अलोपीदीन अपना पहला पत्ता फेंकते हैं, 1000 रुपए की रिश्वत। उन्हें लगा कि ये छोटा मोटा दरोगा इतने पैसों के सामने भला कहाँ टिकेगा। लेकिन वंशीधर का जवाब एकदम सख्त था। उन्होंने गर्म होकर कहा, हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। बात बिगड़ चुकी थी, और यहीं से शुरू होती है धर्म और धन के बीच की असली लड़ाई। अलोपीदीन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, तो उन्होंने बोली लगानी शुरू कर दी। 1000 से 5000, 5 से 10, 10 से 15 और 15000 से सीधे 20000। लेकिन वंशीधर अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। आखिरकार अलोपीदीन ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला, 40,000 रुपए। 40,000! सोचिए उस जमाने में ये कितनी बड़ी रकम रही होगी। लेकिन वंशीधर किसी पहाड़ की तरह अपनी जगह पर अड़े रहे। उन्होंने गरज कर जवाब दिया, 40,000 क्या, 40 लाख पर भी असंभव है। ये किसी मामूली दरोगा की आवाज नहीं थी,
ये उसके धर्म की, उसके कर्तव्य की आवाज थी, जिसने आज दौलत को सीधी चुनौती दे दी थी। और उस रात वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। धर्म ने धन को अपने पैरों तले रौंद डाला। वंशीधर ने अपने हवलदार को हुक्म दिया, बदलू सिंह, इन्हें हिरासत में ले लो। पंडित अलोपी दीन, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा अपमान नहीं देखा था, वो हैरान होकर वहीं बेहोश हो गए। वंशीधर ने उस रात अपनी ड्यूटी तो पूरी कर दी, पर अब उन्हें इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी थी। कहानी का ये हिस्सा हमें ये दिखाता है कि जब कोई अकेला इंसान सिस्टम के खिलाफ खड़ा होता है तो सिस्टम कैसे उस पर पलटवार करता है। अब जरा अदालत का सीन सोचिए। एक तरफ वंशीधर अकेले खड़े हैं, जिनके पास हथियार के नाम पर सिर्फ सच्चाई है, और दूसरी तरफ हैं पंडित अलोपी दीन, जिनकी दौलत ने वकीलों से लेकर क्लर्कों और अफसरों तक पूरी न्याय व्यवस्था को अपना गुलाम बना रखा है। ये लड़ाई अब सच और झूठ की नहीं रह गई थी, ये एक अकेले आदमी की पूरे भ्रष्ट सिस्टम से लड़ाई बन गई थी। और हुआ वही जिसका डर था। अदालत ने अलोपी दीन को बाइज्जत बरी कर दिया और उल्टा सारा दोष वंशीधर पे डाल दिया। फैसले में कहा गया कि ये सोचना भी नामुमकिन है कि पंडित जी जैसे बड़े आदमी इतने छोटे से मुनाफे के लिए ऐसा काम करेंगे। दारोगा की नासमझी और जल्दबाजी अफसोसजनक है, जिसने एक भले आदमी को तकलीफ दी। मतलब न्याय का सरेआम मजाक उड़ाया गया। तो ईमानदारी का इनाम क्या मिला? 1 हफ्ते के अंदर नौकरी से सस्पेंड होने का लेटर आ गया। घर पहुंचे तो पिता ने जी भरकर कोसा। मां का तीर्थ यात्रा पर जाने का सपना टूट गया और पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह तक बात नहीं की। वंशीधर अपनी ही दुनिया में, अपने ही घर में एकदम अकेले पड़ गए। ये कहानी हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है, खासकर आज के युवाओं के लिए। जब सही काम करने की सजा आपको और आपके परिवार को बर्बाद कर दे, तो क्या वो काम फिर भी सही माना जाएगा? इस सवाल का कोई आसान सा जवाब है ही नहीं। पर रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब वंशीधर अपनी ईमानदारी की कीमत चुका रहे थे, जब वो पूरी तरह से टूट चुके थे, तब कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी बिल्कुल किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक शाम वंशीधर के दरवाजे पर एक सजा धजा रथ आकर रुका, और उसमें से कौन उतरा? वही पंडित अलोपी दीन, जिन्हें वंशीधर ने गिरफ्तार किया था। वंशीधर के पिता तो दौड़कर उनकी आवभगत करने लगे, लेकिन वंशीधर को लगा कि अलोपी दीन शायद उन्हें और नीचा दिखाने आए हैं। लेकिन अलोपी दीन की शब्द हैरान करने वाले थे। उन्होंने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में सबको खरीदा, सबको अपने इशारों पर नचाया, लेकिन मैं हारा तो सिर्फ आपसे। ये सिर्फ एक माफी नहीं थी, ये दौलत की हार और एक इंसान के चरित्र की जीत का ऐलान था। अलोपी दीन, जिसने हमेशा पैसे से लोगों को खरीदा था, आज एक ऐसी चीज के सामने खड़ा था जो बिकाऊ नहीं थी। और फिर अलोपी दीन ने एक ऐसा ऑफर दिया जिसकी वंशीधर ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उन्होंने एक स्टैम्प पेपर निकाला और कहा कि मैं आपको अपनी सारी जायदाद का परमानेंट मैनेजर बनाना चाहता हूं। तनख्वाह होगी 6,000 रुपए सालाना, साथ में रहने के लिए बंगला, आने जाने के लिए घोड़ा, नौकर चाकर और बाकी सारे खर्चे भी अलग से। ये सुनकर वंशीधर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, पंडित जी, मैं इतने ऊंचे पद के लायक नहीं हूं। मुझमें न तो इतनी बुद्धि है, न ही अनुभव। देखिए, उनकी विनम्रता और उनकी ईमानदारी अभी भी वैसी ही थी। और यहीं पर कहानी का सबसे गहरा सबक, सबसे बड़ी सीख हमारे सामने आती है, जो इसे सिर्फ एक किस्सा नहीं बल्कि जिंदगी का एक फलसफा बना देती है। इस पर पंडित अलोपी दीन ने जो कहा वो इस कहानी का सार है। उन्होंने कहा, मुझे न तो आपका अनुभव चाहिए, न कोई खास ज्ञान, मुझे तो बस वही नदी के किनारे वाला कठोर लेकिन धर्म पर अड़ा रहने वाला दरोगा चाहिए। जिस ईमानदारी की वजह से वंशीधर की नौकरी गई थी, आज उसी ईमानदारी ने उन्हें उससे कहीं ज्यादा सम्मान और एक बहुत बड़ा पद दिलाया। अलोपी दीन समझ चुके थे कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं बल्कि एक ईमानदार इंसान का चरित्र होता है। तो सवाल ये है कि क्या आज की दुनिया में भी धन आखिरकार चरित्र को खोज ही लेता है, या वंशीधर जैसे लोगों को अपनी लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है? ये एक सोचने वाली बात है।